अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ बेस होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। इससे पहले हमारी दो सीरीज़ आ चुकी हैं। हमारी पहली जो वीडियो सीरीज़ थी वो केमिकल बॉन्डिंग पे थी। उसके बाद हमने जो सीरीज़ में फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर अप किया था, वहाँ पे हमने उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल टर्म्स को डिस्कस किया था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। सेकंड थिंग ये है कि आप पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आप अपना इनपुट भी दे सकें कि क्या आपको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या सजेशन है आपके, और आपकी नॉलेज भी गेन हो सके। तो हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसी फील्ड है जो बहुत पास्ट के बहुत समय से उसको डेवलपमेंट हो रहा है और स्टिल वो एवॉल्व हो रही है। उसमें नई नई थ्योरीज आ रही हैं, नए नए प्रिंसिपल्स आ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। आज भी हम विथ श्योरिटी ये नहीं कह सकते कि नहीं, अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझ लिया है। अभी भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो आज हमारे सामने बहुत सी चीज़ें नई आ चुकी हैं, हम उनके बारे में अवेयर भी हैं, लेकिन हमारे लिए ये नेसेसरी है कि हम उस पास्ट को भी जानें कि वो पूरा जो हमारा जर्नी थी वो कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुई और कैसे हम यहाँ तक आके पहुँचे। क्योंकि मेरा ये फर्म बिलीव है कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर ही हमारा फ्यूचर बेस है। हम वहीं से लर्न करते हैं और उसको और प्रेजेंट में एम्प्लॉय करते हैं, जिससे हम बेटर रिजल्ट फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी फिलॉसफी के अंदर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये नेसेसरी है कि हम उस चीज़ को ज़रूर जानें कि ये स्टार्ट कैसे हुई, ये इवॉल्व कैसे हुई और इस पूरी प्रोसेस की जर्नी क्या थी। तो सबसे पहली चीज़ है कि केमिस्ट्री बहुत पहले समय से चली आ रही थी। एलॉयज बनती थी, ब्रॉन्ज एज वगैरह भी थी, आयरन भी बनता था। तो हमें ये चीज़ पता थी ये चीज़ें बनती हैं, ये चीज़ें कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं, ये सब तो क्लियर था। लेकिन किससे, ये इनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है जिसने इन चीज़ों को जनरेट किया है, जिससे ये हमें कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये मेटल्स मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्वेश्चन थी। तो वो क्वेश्चन जिनके बेस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी फील्ड इवॉल्व हुई, क्यों आखिर आदमी ने, किसी ने भी ये स्ट्रक्चर को जानने और इस पूरी साइंस को इवॉल्व करने की ज़रूरत क्यों महसूस की? वो इसलिए महसूस की कि हम ये जानना चाहते थे कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कोई एक लॉजिक है या कोई प्रिंसिपल है या ये एब्रप्ट है। तो ये चीज़ हमको पास्ट में जब हम जाएंगे तो हमें ये समझ में आता है कि उस समय ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं था। एंशिएंट टाइम में, बिफोर जीसस, बिफोर क्राइस्ट, ग्रीक एंड इंडियन एंशिएंट फिलॉसफी में, मैथोलॉजी में नहीं, वहाँ पे इन चीज़ों को फिलॉसफिकल लेवल पे डिस्कस किया गया था। लेकिन जो हमारी मॉडर्न डे साइंस है और मॉडर्न डे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो आज उन फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स या उनको अडॉप्ट नहीं करता, ये साइंस पे बेस्ड है। तो अब हम ये समझते हैं कि वो हमारे कौन से फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जिनको हम आंसर करना चाहते थे, और उनके आंसर करने के कोशिश में, उसी परसूट में हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पूरा जर्नी है वो हुई है। हमारा ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है।
तो वो जो फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जिनको हम आंसर करना चाहते थे, वो आंसर थे, इज एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक, क्या एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है? यानी जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट मेटल्स हैं या डिफरेंट एलॉयज हैं, उन सब के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि एटम ही बिल्डिंग ब्लॉक है? ये उस वक्त आंसर नहीं दिया जा सकता था। सेकंड क्वेश्चन, इज एटम इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट? इफ नॉट, व्हाट इज डिफरेंस? अगर एटम सेम नहीं है तो उसमें डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस क्या है जिसको हम अभी नहीं जानते? जब हम एटम को ही प्रॉपर नहीं जानते तो हम उस डिफरेंस को कैसे बता सकते हैं कि साहब ये डिफरेंस है, ये रीज़न है जिसकी वजह से एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। उस टाइम ये $1 बिलियन क्वेश्चन था कि क्या सभी एलिमेंट का एटम एक है या ये डिफ़र करता है एक दूसरे से? इसका भी कोई आंसर नहीं था। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था, इज एटम इज डिविजिबल? क्या एटम को डिवाइड किया जा सकता है या ब्रेकअप किया जा सकता है? इफ यस, व्हाट इज इट्स कंस्टिट्यूएंट? तो हम ये आंसर भी नहीं बता सकते थे कि क्या एटम डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क था, हम नहीं जानते थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि वाई एटम इज़ न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल क्यों है? ये सारे सवाल उस वक्त एग्जिस्ट करते थे और उनके सलूशन के लिए जो एफर्ट किए गए उसमें सबसे पहले डाल्टन है वो मेन पर्सन या वो प्रिंसिपल या फादर फिगर जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले साइंटिफिकली बोला। यानी वो ही फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बारे में साइंटिफिकली कोई चीज़ पॉस्टुलेट की। उस चीज़ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स पॉस्टुलेट्स कहा जाता है, जिन प्रिंसिपल पे डाल्टन ने अपनी थ्योरी को इवॉल्व किया या वो थ्योरी दी जिसके ऊपर फर्दर एटॉमिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, कि जो एटम के बारे में दोनों जगह इंडियन एंशिएंट फिलॉसफी एंड ग्रीक फिलॉसफी दोनों में ऐसे स्टेटमेंट्स थे, ऐसे फिलॉसफर थे जिन्होंने एटम वर्ड यूज़ किया था। एटम ग्रीक में यूज़ हुआ था, वही वर्ड लिया गया। इसका काउंटर पार्ट जो इंडियन फिलॉसफी में था वो अणु था। तो ग्रीक में इस वर्ड का जो अपना मतलब मिला है वो मिला है एटोमियो से, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। तो जो एटम वर्ड आया है वो वर्ड आया है एटोमियो से, जो ये बताता है कि ये अनकटेबल है। दैट मीन्स जो एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफर थे वो इसको मानते थे कुछ, क्योंकि इस पे भी कंसेंसस नहीं थी कि जो एटम है वो अनब्रेकेबल या अनडिविजिबल है। तो ये सबसे पहले डेमोक्रिटस थे, उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि दैट मैटर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, और तभी उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसको एटम कहा था। तब उनके हिसाब से ये अनडिविजिबल थे, ये टिनी पार्टिकल्स जिनसे मैटर बनता था। इसके अलावा ग्रीक फिलॉसफी में कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं, नथिंग कम फ्रॉम नथिंग, यानी जीरो से या वहाँ जहाँ कुछ ना हो वहाँ से कुछ नहीं आ सकता। उसका इको यही थी कि जो हमारे सामने मैटर एग्जिस्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहा है। वो भी इसी चीज़ को इम्प्लीकेट करते थे या उस तरफ इशारा करते थे कि एटम एग्जिस्ट करता है। पर ये सब चीज़ें फिलॉसफिकल लेवल पे डिस्कस होती थी।
फर्स्ट टाइम इन 1803 डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी या अपने पॉस्टुलेट 8 पॉस्टुलेट्स के साथ सामने आए और उन्होंने ये कहा कि एटम एग्जिस्ट करता है और उसके बारे में उन्होंने अपने थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया और उस दिन से ये चीज एज ए साइंस डेवलप होना शुरू हुई। उनकी थ्योरी भी कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट रेशियो कॉम्बिनेशन रेशियो पे जो 2 प्रिंसिपल उनसे पहले आ चुके थे उसके ऊपर बेस थी, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी इस थ्योरी को पॉस्टुलेट किया था। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वो माइलस्टोन है जहां से हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन शुरू हुआ। बिफोर डाल्टन जो उस टाइम के फिलोसफर थे और लंबे समय से वो डेमोक्रिटस की थ्योरी को नहीं मानते थे, वो रिजेक्ट करते थे। उनका कहना था कि नहीं, पार्टिकल्स से मैटर नहीं बना है। वो कहते थे मैटर 4 चीज़ों से मिलके बना है। मैटर मिला, बना किससे? उनके हिसाब से मैटर जो बना था वो वाटर, फायर, अर्थ और एयर से मिलके बना था, एज पर देयर बिलीव, एज पर देयर फिलोसफिकल थ्योरीज। तो बेसिकली टिल 1803 ये चीज फिलॉसफी के लेवल पे तो डिस्कस हुई पर साइंस के लेवल पे डिस्कस नहीं हुई। तो जब डाल्टन ने अपना पॉस्टुलेट थ्योरी दे दी उसके बाद इस चीज का इवोल्यूशन एज पर साइंस होना शुरू हुआ। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, डिफरेंट थ्योरीज आने लगी, वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही थी और धीरे धीरे वो कपल होते होते एक ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ हमें ले गई जिसको हम धीरे धीरे आज पढ़ते हैं। तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आते हैं, रदरफोर्ड मॉडल आता है, पुडिंग मॉडल आता है, प्लम पुडिंग मॉडल, इस तरह के ढेरों मॉडल, फिर बोर्स मॉडल, इस तरह इसका डेवलपमेंट होता चला गया। ढेरों साइंटिस्ट ने इसमें अपना योगदान दिया, उन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया और ये साइंस धीरे धीरे हमारे सामने इवॉल्व हो रही है। लेकिन हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि एट दैट टाइम यानी 1800 के अराउंड या 1700 हम यूज़ तो कर रहे थे मेटल्स का, हम एलॉयस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये कैसे बनते हैं। यानी ये मेटल नहीं, ये मैटर कैसे बना है, तो उसका स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी था क्योंकि डिफरेंट मेटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते थे। तो ये माना गया डिफरेंट मेटल डिफरेंट मैटर से बने होंगे। तो डिफरेंट मैटर कैसे बने, ये क्वेश्चन राइज होने लगा। तब ये धीरे धीरे ये सारी थ्योरी इवॉल्व हुई। तो आज का क्लास अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Thanks to all of you for your kind cooperation.